Hello guys, welcome back. This is your exercise 7.2. So in this particular exercise we will cover each and every question and this exercise is based on your isosceles triangles property. So अब वो होगा क्या और क्या इस टॉपिक में आपको देखने को मिलता है, ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है ना ABC, जिसमें AB और AC इक्वल है और जो बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी का वो ओ पे मिल रहा है। आपको OB को OC के इक्वल बताना है और OA को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बताना है। बट इससे पहले बेटा इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिए, कोई भी जो ट्राइंगल होता है अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये है प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं आपको समझाऊं, लेट्स से ये एक ट्राइंगल है, अगर मैं आपको बोलता हूं ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, तो जो इस साइड के ऑपोजिट में एंगल होगा और जो इस ट्राइंगल में इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल होगा वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी हम ट्राइंगल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर इसका यूज होना होगा तो हम इसका यूज डेफिनेटली यहाँ पे करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। गॉट इट। अब हम चल रहे हैं इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे। तो क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करता हूं। अगर ए बी और सी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे ए बी को मैंने ए सी के इक्वल रखा है और इस एंगल बी को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो है पॉइंट ओ पे ज्वाइन कर रहा है, जो बी और सी को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट में मुझे जो चीज दिखाना है, मुझे करके दिखाना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो मेरा OB होगा वो यहाँ OC के इक्वल है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट सॉरी। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट आई हैव टू प्रूव। ओके, सो अब मैं आपको लॉजिकली अगर समझाऊं तो सिंपल सा गेम है। देखिए, जब मैं इसके प्रूफ में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि आपका, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला है कि आपका AB और आपका AC अगर इक्वल है तो क्लियरली आपका जो एंगल B होगा वो यहाँ एंगल C के इक्वल होगा वाया दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इस पूरी प्रॉपर्टी को आप एज इट इज यहाँ ऐसे ही कॉपी करके लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज और ऐड किया है कि एंगल बी और जो एंगल सी है आपका वो हुआ है बाइसेक्ट, है ना। वो हुआ है बाइसेक्ट, हुआ है बाइसेक्ट उसको जिसने भी किया है। तो ये दोनों एंगल जो आपके हैं ये दोनों बाइसेक्ट हो चुके हैं। तो क्लियरली एंगल बी को बाइसेक्ट जिसने किया है वो है OB वाला लाइन और एंगल सी को जिसने बाइसेक्ट किया है वो है OC वाला लाइन। अब अगर ये आपस में बाइसेक्ट हुए हैं तो आपको नहीं लगता एंगल बी का जब बाइसेक्ट होना, यानी एंगल बी जब हाफ हो गया और जो एंगल सी था जब वो हाफ हो जाएगा वो अभी भी आपस में इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, कोई दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, कोई टेंशन नहीं है सर। सो आपने एंगल बी और एंगल सी ये जो यहाँ पे लिखा था इसमें हाफ हाफ से डिवाइड कर दिया है इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि अगर ये बाइसेक्ट हुए हैं तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। अब सिंपल सी बात है, एंगल बी का अगर मैं हाफ करूं तो एक पार्ट चला गया ये ऊपर जिसको मैं B1 नाम दे रहा हूं, एक पार्ट चला गया ये नीचे B2। ऐसे ही इस पार्ट को मैं C1 नेम दे रहा हूं, जो नीचे है इसको मैं C2 नेम ले रहा हूं। तो क्लियरली यू कैन सी अब यहाँ एंगल B2 जो है वो यहाँ एंगल C2 के इक्वल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, एंगल B आपका B1 और B2 से मिलके बना था और ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल B2 जो होगा
वो ट्वाइस ऑफ एंगल C2 के इक्वल हो जाएगा विद द सिमिलर प्रॉपर्टी। और हाफ से हाफ कटा यानी 2 से 2 कटा तो आपने B2 को C2 के इक्वल बोल दिया। तो डायरेक्टली भी आप इस चीज को इस स्टेप में लिख सकते हैं। और जैसे ही एंगल B2 और आपका C2 इक्वल हुआ, आपने यहाँ पे क्या बोला, क्लियरली यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आपका OB है वो यहाँ OC के इक्वल है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं, ऑपोजिट में इक्वल एंगल्स होते हैं, है ना। दे हैव ऑपोजिट में जो एंगल्स होते हैं जब वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आपकी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। और विद दिस प्रॉपर्टी आई कैन से माय फर्स्ट पार्ट इज डन। ठीक है, बहुत इजी लॉजिक था, समझने में एज सच कोई ट्रबल नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो OB को हमने OC के इक्वल यहां करके दिखा दिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में डियर। तो नेक्स्ट पार्ट को करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। जितनी भी कहानी मैंने यहाँ लिखी थी आप प्लीज उसको कॉपी कर लीजिएगा। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो पहला पार्ट जब आपको ये क्लियर हो चुका है तो सेकंड पार्ट में अब मुझे क्या करना है ये भी थोड़ा सा केयरफुली होके देखिएगा। देखो, अब इसी फिगर में इन दोनों का काम खत्म। अब मैं फिगर को फिर से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ट्राइंगल को एक बार। तो अब मैंने ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ किया है, ये ट्राइंगल ABC है। अब आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि ये जो आपका BO और जो आपका CO, ये जो लाइन मिल रही थी यहाँ पे, अब अगले पार्ट में दिखाना है ये जो AO है ना बेटा, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगला आपको यहाँ पे ये दिखाना है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, रूल में आपको समझा देता हूं। अगर कभी भी किसी एंगल को आपको दिखाना है कि वो बाइसेक्ट हुआ है, अगर फ्यूचर में आपको दिखाना है किसी भी एंगल को कि वो बाइसेक्ट किया गया है, तो प्लीज ये हमेशा होगा CPCT की प्रॉपर्टी से। और CPCT कब लगता है, CPCT जब लगेगा जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बेसिकली अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे अगर मैं इसको A1 और इसको A2 बोल दूं, अगर मैंने A1 और A2 को इक्वल दिखा दिया तो मैं कह सकता हूं मेरा OA ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको कॉन्ग्रुएंट करने। तो जब आपने ट्राइंगल AOB और दूसरा जो ट्राइंगल है आपका AOC, जब आपने इन दोनों को पिक किया होगा तो क्लियरली AB इज इक्वल्स टू AB, आपको पता, सॉरी, AB इक्वल्स टू AC जो था वो आपको ऑलरेडी गिवन था इस क्वेश्चन में। तो मैंने उसी रिजल्ट को यहाँ पे यूज किया है कि दिस इज गिवन टू मी। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप देखो अगर तो आपका ये जो OA है बेटा, ये OA दोनों आपस में कौन है, ये दोनों आपस में है कॉमन। थर्ड पार्ट में अगर मैं देखूं तो मैंने अभी अभी OB को OC के इक्वल प्रूव किया है। तो आपने जस्ट इसी चीज को अभी प्रूव किया है इन योर पार्ट नंबर 1। तो क्लियरली आपका ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल AOB जो आपका है वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बन चुका है ट्राइंगल AOC के, है ना, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब ये अगर आपने SSS से कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो एज आई टोल्ड यू बाय CPCT, अब आपने यहाँ बाय CPCT क्या किया, आपने बता दिया कि आपका ये जो एंगल है जिसको मैं बोलूंगा BAO और जो आपका दूसरा एंगल है CAO जिसका नेम मैंने यहाँ A1 रखा था और यहाँ जिसको A2 रखा था, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। और अगर ये आपस में इक्वल हो गया तो क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि जो AO है इसने बाइसेक्ट किया है आपके एंगल A को, है ना।
सो जैसे ही आपने ये चीज यहाँ पे लिख दिया है, आपका क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कवर कि इसमें यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में बिना किसी डिले के। तो सेकंड क्वेश्चन जब आप इस एक्सरसाइज का करोगे तो ये बहुत इजी है, इसको मैं बहुत डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो मैं सीधे यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ। उसने क्या बोला है, एडी है एक परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी। एडी बाइसेक्टर का मतलब है कि उसने आपके बीडी और डीसी को इक्वल किया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री बना दोनों साइड में। ठीक है, और तीसरा चीज जो उसने कुछ भी नहीं बोला, आपको एबीसी को आइसोसेलेस दिखाना है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है ना। तो जो आपको पहले प्रूव करना है वो हम देख लेते हैं। तो जो आपको यहाँ पे प्रूव करना है मैं उसको लिख लेता हूँ। आपको लिखना है टू प्रूव में, गिवन वाला पार्ट मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ। आपको बताना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे ए बी और ए सी को भी इक्वल दिखाना है ना। तो वेरी सिंपल, मैं दोनों ट्राइंगल पकड़ रहा हूं। मैंने पकड़ा ट्राइंगल ए डी बी और मैंने जो दूसरा ट्राइंगल पकड़ा वो मैंने पकड़ा यहाँ पे ए डी सी। क्लियरली यहाँ पे बहुत चीजें आपको गिवन है। यहाँ पे बी डी आपका डी सी के इक्वल है, यहाँ पे एंगल आपका ए डी बी और आपका एंगल ए डी सी, ये दोनों आपके 90 डिग्री हैं। और इन दोनों का रीजन क्या है कि AD आपका कौन है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो AD जब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है BC पे, तो क्लियरली ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर होंगी। और लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ AD इज इक्वल्स टू AD, और इसका रीजन क्या है कि ये दोनों आपस में कॉमन है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे इन सब प्रॉपर्टीज को लिख दिया है तो क्लियरली योर क्वेश्चन इज डन। और ये किस प्रॉपर्टी से आपने किया, साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। सो क्लियरली बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना। तो SAS के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही आपने इन दो ट्राइंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सिंपल सा बाय सीपीसीटी आपने बोला ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, यानी इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड आपस में इक्वल हो गया सीपीसीटी से। और जैसे ये इक्वल हो गया तो हमें पता चल गया हमारा ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना था। तो होपफुली ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट में और देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट को करने से पहले एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के। तो 2 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में आने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो जब क्वेश्चन आपको स्पेशली बोलेगा कि RHS से प्रूव करो, तब हमें जो ट्राइंगल्स लेने होंगे वो दूसरे होंगे। और अभी 3 और 4 में जिन ट्राइंगल्स को मैं ऑप्ट करने जा रहा हूं वो है मेरे ऊपर वाले ट्राइंगल्स। ठीक है, तो मैं ये जो ऊपर वाले ट्राइंगल्स हैं मैं इन दोनों को ही सबसे पहले ऑप्ट करूंगा इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। So let's say if I have to start this question, let me tell you वो आपसे क्या मांग रहा है, show that these altitudes क्लियरली आपको जो यहाँ पे दिखाना है वो प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड्स जो इक्वल है। अब उसने क्या बोला है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको चलो गिवन से क्वेश्चन करना सिखाता हूं। तो गिवन में मेरे पास क्या क्या गिवन है वो मैं पहले देख लेता हूं। तो गिवन मेरे पास क्या है कि जो ट्राइंगल ABC है ना, जो ट्राइंगल मेरे पास ABC आया है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्लियरली यहाँ पे AB और AC आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस है।
अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्लियरली एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब दो साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हमें पता है। ठीक है, ओके। अब ये जो आइसोसेलेस है इसमें दो एल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ नाम के, जिनको ड्रॉ किया गया है टू द इक्वल साइड्स ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नथिंग स्पेशल इज देयर, सिंपल सी बात है। अब जो आपको प्रूव करना है, आपको उसको बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है वो दिखाने एल्टीट्यूड्स हैं आपके इस केस में बी ई और सी एफ। तो सिंपल सी बात है, ये जो बी ई और सी एफ नाम के दो एल्टीट्यूड्स हैं इनको आपको इक्वल दिखाना है। और जब मैं इस क्वेश्चन की प्रूफिंग स्टार्ट करूंगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे वो दो ट्राइंगल्स पकड़ने हैं जिनमें बीई और सी एफ आता हो। तो आप बोलोगे सर पहला ट्राइंगल तो पकड़ो ए ई बी को, और दूसरा ट्राइंगल आप यहाँ पे पकड़िए ए एफ सी को। ठीक है, क्योंकि इनमें देखो बीई और सी एफ नाम की साइड्स के बारे में बताया गया है। अब बस आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट कीजिए 3 पॉइंट से और सीपीसीटी लगा के क्वेश्चन को डन करो। तो क्लियरली आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों में जो एंगल ए है वो एंगल ए है बेटा कॉमन। ठीक है, बिल्कुल सर दिख रहा है। एक चीज जो आपको और देखनी चाहिए वो आपको यहाँ पे साइड ए बी जो है वो यहाँ साइड ए सी के इक्वल बोला गया है। तो ये भी क्वेश्चन में क्या था सर गिवन। 2 पॉइंट्स आ गए। तीसरा साइड देगा अब तुम्हें ये एल्टीट्यूड यानी 90-90। क्लियरली एंगल ई जो आपका है वो यहाँ एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका बी ई है और जो आपका सी एफ है ये कौन है, दे आर एल्टीट्यूड्स। और जो एल्टीट्यूड्स होते हैं आपके, जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बनाते हैं 90 डिग्री ईच, है ना। सो एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो आपकी 90 डिग्री बनाती है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये लिखना है। ठीक है, मैं प्रॉपर लिख के भी दे देता हूं आपको यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है कि दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। और वो क्यों है, बिकॉज बी ई और जो आपका सी एफ है दे आर दी एल्टीट्यूड्स, ये आपके एल्टीट्यूड्स हैं, इस वजह से आपके ये 90 डिग्री हैं। अब ये आपका सीपीसीटी लगाने से पहले अब आपने देखा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल ए ई बी जो है और जो ट्राइंगल आपका ए एफ सी आया है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं वाया विच प्रॉपर्टी। आपने देखो एंगल, ये एंगल आया, ये एंगल आया और इस साइड को इन्वॉल्व किया ना, तो ये बना आपका एंगल एंगल साइड से। ठीक है, और अब सीपीसीटी से आपने क्या किया, सीपीसीटी से आपने इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि बीई और सी एफ को इक्वल करना है वो आप लोगों ने यहाँ पे इक्वल करके दे दिया उसको। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो आपसे क्या बोलने जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑलमोस्ट सेम। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम है। इस बार जो सिर्फ आपके पास एक लौता डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जिस चीज को इस बार प्रूव करना है ना, जिस चीज को इस बार प्रूव करना है वो है ट्राइंगल एबीसी जो है, इस बार उसको यहाँ पे आइसोसेलेस दिखाना है ना। और उसको आइसोसेलेस दिखाने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपका ए बी ए सी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ। क्लियरली यार इस बार आपको क्या क्या गिवन है वो मैं दिखा देता हूँ। तो फिर से वही ट्राइंगल पकड़े आपने ए ई बी और दूसरा ट्राइंगल आपने यहाँ पकड़ा ए एफ सी को। अगेन आपका एंगल ए यहाँ पे कॉमन है, प्लीज प्रॉपर्टी पीछे से उतार लीजिएगा। एंगल एफ एंगल ई के कॉमन है। और इस बार आपको क्या बोला गया है, इस बार आपको बोला गया है
जो ये एल्टीट्यूड्स यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, एल्टीट्यूड्स जो यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं दे आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स बी ई और सी एफ जो ए सी और ए बी में ड्रॉ रहे हैं वो इक्वल हैं। तो क्लियरली मैं इसी आउटकम को यहाँ पे उठाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मेरा बी ई और मेरा जो सी एफ है ये यहाँ पे इक्वल है, और ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये आपको प्रॉपर्टी लिखनी है जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्लियरली यहाँ पे भी आपको पता चल गया है बेटा कि आपके ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं वाया ए एस प्रॉपर्टी से, है ना। और जब ये ए एस से यहाँ पे हो चुके हैं तो सिंपल सा लॉजिक है इस पार्ट को प्रूव करने के लिए, है ना। तो फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, और सेकंड पार्ट के लिए बस आप यहाँ लिखोगे बाय सीपीसीटी, है ना, बाय सीपीसीटी से। तो सीपीसीटी से आपने सेकंड पार्ट को भी बता दिया कि ए बी ए सी के इक्वल है, तो देयरफॉर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर थर्ड एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक क्विक स्पीड में बता दिया सो दैट आप लोगों को आइडिया लग सके कि यहाँ पे चल क्या रहे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला है उसको देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ए बी सी और डी बी सी नाम के दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं जिनका बेस बी सी सेम है, और आपको ये एंगल बी और एंगल सी को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसमें एक डायरेक्ट मेथड कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके ए और डी को ज्वाइन करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो स्टेप ये था, मैंने इस क्वेश्चन में करवाया कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपके ए बी को यहाँ पे करवा दिया ज्वाइन, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन करवाने से मुझे अब ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, बिकॉज जब मैं यहाँ पे प्रूफिंग में आऊँगा, जब मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करूँगा, तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल पकड़ा ए बी डी, और ट्राइंगल मैंने जो दूसरा पकड़ा वो पकड़ा मैंने ए सी डी। अब मैं ए बी डी और ए सी डी को प्रूव करना चाहूँगा कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तो तीन रूल लगने हैं। पहला तो मुझे दिख ही रहा है सर, दोनों में ए डी और जो ए डी है वो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात है। अब आपने क्या बोला था कि ए बी सी आइसोसेलेस है, तो मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल का एंगल सॉरी साइड बी ए और इस ट्राइंगल का साइड ए सी को इक्वल लिखने जा रहा हूँ। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी था वो था यहाँ आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, कोई भी दो साइड्स। सिमिलरली आप अगर देखो तो बी डी और सी डी को भी मैं इक्वल बोलने जा रहा हूँ, बी डी और सी डी को भी मैं इक्वल बोलने जा रहा हूँ, और इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ट्राइंगल डी बी था, है ना, जो ट्राइंगल आपका यहाँ पे डी बी सी था, मैं इसको रब करके फिर लिख देता हूँ, जो ट्राइंगल आपका डी बी सी था वो भी आपने क्या बोला है, वो भी आपने आइसोसेलेस ही बोला है। तो ये देखो आपने इसको भी आइसोसेलेस बोला है, तो यानी इसकी भी ऑपोजिट साइड्स बराबर हो गई। सो क्लियरली बाय एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो ट्राइंगल आपका जो ए बी डी है वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी से आपने क्या किया, इस वाले पार्ट को प्रूव करके दिखा दिया कि दे आर इक्वल, ठीक है। तो बस आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप और इन्वॉल्व किया इस क्वेश्चन में, बाय सीपीसीटी, आपने बस यहाँ सीपीसीटी वर्ड लिखा, और जो हमें प्रूव करना था कि एंगल ए बी डी यहाँ पे एंगल ए सी डी के इक्वल है, वो आपने कर दिया, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या बोल रहा है उसको भी देख लीजिए। और ये लास्ट स्टेप आराम से देखो यार, आई थिंक स्क्रीन थोड़ा सा हिल गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हो मैंने लास्ट में क्या किया है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सेटिंग सही कर देता हूँ, ये देखो
ठीक है यार, तो आई थिंक आपको लास्ट पार्ट में क्या लिखना था ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 दे आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस, वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें हम आराम से देख लेते हैं। ये है आपका ट्राइंगल 1, ये है आपका ट्राइंगल 2, और इस फिगर को थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे मुझे यही मिल गया। जब मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आपका ट्राइंगल ABC यहाँ पे आइसोसेलेस है ना, और अगर ये आपका आइसोसेलेस है तो क्लियरली इसमें आपने AB और AC को इक्वल बोला, तो क्लियरली जो एंगल B है हमारा, यानी ये वाला एंगल, और इस एंगल को मैं C1 नेम दे रहा हूं, तो एंगल B और एंगल C1 आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? वाया दिस प्रॉपर्टी कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B और एंगल C1 क्यों इक्वल हुआ ये समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में BA को प्रोड्यूस किया गया है D तक, यानी अगर आप इस साइड को देखो BA को आपने किसी पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया है, और उसमें भी आपने क्या बोल दिया कि आपका AD और AB आपस में इक्वल है, यानी ये AD और AB आपस में आपका इक्वल है। तो यहां से एक छोटा सा लॉजिक मैं लेके आता हूं। इनिशियली क्या था, आपका AB AC के इक्वल था। अभी अभी आपने क्या बोला, आपका जो AD है, आपका जो AD है वो आपके AB के इक्वल है। अब AB AC के इक्वल, AB AD के भी इक्वल, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा AC होगा और जो हमारा AD होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। यस और नो, है ना। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC और AD भी इक्वल हो गया, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा था। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ACD, है ना। अब इस ट्राइंगल ACD में अगर आपने AD को AC के इक्वल बोला, तो क्लियरली AD के ऑपोजिट में जो एंगल C2 है, मैं इस एंगल को लेट से C2 नेम दे रहा हूं, और ये जो एंगल यहाँ पे D है, ये जो एंगल आपका यहाँ D है वो भी आपस में सेम होंगे वाया द प्रॉपर्टी स्टेटेड अबव। ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है इसको आपको फिर से कॉपी करके यहाँ लिखना है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, एंगल B C1 के इक्वल हुआ, एंगल C2 एंगल D के इक्वल हुआ। अब आपको पता होना चाहिए, एक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में जब आप जाओगे तो वहां पे क्या होता है। अब अगर मैं ट्राइंगल BCD की बात करूं, ट्राइंगल BCD, तो ट्राइंगल BCD में एंगल B आ रहा है, आपका एंगल C आ रहा है, और आपका एंगल D आ रहा है, तो इन तीनों का सम हो जाएगा बेटा 180। यहां तक कोई चैलेंज नहीं है। अब इन तीनों का सम 180 है, जहां पे ये जो एंगल C है आपका ये दो लोगों में टूटा हुआ है, तो क्लियरली एंगल B प्लस एंगल C1, है ना, क्योंकि ये C1 C2 में टूटा है, और एंगल C2 प्लस एंगल D इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180। अच्छा, अब B1 प्लस C1 आपको पता है आपस में इक्वल है इस प्रॉपर्टी में, तो कैन आई राइट दिस थिंग एज ट्वाइस ऑफ C1, और आपका C2 और एंगल D भी आपस में इक्वल था, तो क्या मैं इसको भी ट्वाइस ऑफ एंगल C2 लिख के यहाँ 180 कर सकता हूँ। यहाँ तक बताइए, कोई चैलेंज है तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं फर्दर जब सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया है, मैं इस स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने लिखा एंगल ट्वाइस ऑफ C1 प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ C2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 को अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो एंगल C1 और एंगल C2 अभी भी 180 के इक्वल है।
इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं 180 को 2 से डिवाइड तो यह 90 बना, और C1 प्लस C2 से मिलके क्या बन रहा है एंगल C, जिसका वैल्यू आया है 90 डिग्री। तो जैसे ही एंगल C आपका 90 डिग्री आ गया तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा एंगल BCD है इज अ राइट एंगल। ये यहाँ पे राइट एंगल हो चुका है, और इसका रीजन क्या है कि हमारा एंगल C 90 आ चुका है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली करना क्या था। ठीक है, अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप देखने जा रहे हो ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC नाम का। तो मैं आपके लिए एक ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ मैं आपके लिए एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। कहाँ गए, ओ इधर। सो लेट्स से ये आपका ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब वो क्या क्या तुम्हें बोल रहा है ये सुनो। अगर ये ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल A पे, तो यानी ये जो एंगल A है इसको मैं B लेट कर लेता हूँ, इसको मैं C लेट कर लेता हूँ। तो वो आपको स्पेशली बोल रहा है जो आपका एंगल है यहाँ पे A, ठीक है, ये एंगल A है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर एंगल A को उसने 90 डिग्री बोला है तो डेफिनेटली ये जो आपका BC होगा ये हाइपोटेनस होगा, और जो हाइपोटेनस होता है वो किसी भी ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है ना, ये ग्रेटेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है ना। तो अगर ये सबसे ग्रेटेस्ट साइड है तो क्लियरली ये जो आपका BC होगा ये ना तो आपका AC के इक्वल होगा और ना ही आपका ये AB के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा साइड है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बोला गया है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है और AB को उसने AC के इक्वल बोला हुआ है। तो यार आपने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी दोनों इक्वल होंगे। इन्हें मैं x और x नेम ले लेता हूँ। तो बस अब माय क्वेश्चन इज डन। अब यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अगर मैं लगाऊं ट्राइंगल BAC में, है ना, तो एंगल A जो है, एंगल B जो है और एंगल C जो है वो आपको 180 दे देगा, जिसमें एंगल A है 90, ये इधर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और एंगल B और एंगल C तो इक्वल है, अभी अभी आपने इस प्रॉपर्टी से देखा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं और दोनों को मैंने x और x लेट किया था तो ये भी x हो गया, ये भी x प्लस x आपका होता है 2x, और ये 2x किसके इक्वल हो गया, 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 45। सो x की वैल्यू अगर 45 आ गई है तो क्लियरली वी कैन से बोथ दीज एंगल्स आर 45 एंड 45। ठीक है, सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड सेम वे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बार यहाँ पे कौन बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूल यू गाइस नो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब सारी साइड्स अगर इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो मैं अगर इस प्रॉपर्टी को फिर से यहाँ पे यूज करूं तो ऑल आई कैन से इज ये ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज लेट्स से दिस इज योर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। सो अब मैंने क्या किया, मैंने लेट किया कि जो ट्राइंगल ABC है आपका वो यहाँ पे इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मेरा AB है वो मेरे BC के इक्वल है, वही मेरे CA के इक्वल होगा। अब अगर ये सारे के सारे साइड्स एक जैसे हैं तो इक्विलेटरल में हमें एक और रूल पता होता है
कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा और वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो आपको ये भी पता है तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अब बस भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है इस ट्राइंगल में। तो जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्लियरली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन सबको होना पड़ेगा 180 के इक्वल, है ना। और अगर ये आपस में इक्वल है तो क्लियरली इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, वो बन गया 180, क्योंकि तीनों इक्वल है ना। तो तीनों को ए और ए समझ लो, 3 बार ए को प्लस करोगे तो 3a बन जाएगा। और यहाँ पे 3 से 180 कैंसिल, तो यहाँ पे आया 60 डिग्री। तो क्लियरली एंगल है हुआ 60। अब एंगल ए 60 है तो एंगल बी भी 60 और एंगल सी भी 60 डिग्री। So with this question, I hope things are clear to you and this topic is also clear to you. Thank you.